नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब भी हम बात करते हैं प्रदेश में विकास की, तो सबसे अहम बात आती है कि शिक्षा का स्तर किस प्रदेश में कितना बेहतर है और उस स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनके जिम्मे है प्रदेश की शिक्षा। जी, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी की। बी.डी. कल्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप शिक्षक हैं और शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल रहे, बेहद अहम जिम्मेदारी है और ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है आपका। कि कब ऐसा लगा आपको कि शिक्षक के तौर पर अपने सफ़र की शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? वैसे तो मैं अपने प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के वक्त में अपने क्लास का मॉनिटर रहा, सांस्कृतिक सचिव रहा। उसके बाद में कॉलेज में भी मैं सांस्कृतिक सचिव और कॉलेज का अध्यक्ष बना। मैं बहुत पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी था, लेकिन हमारे जो आर्ट्स के और लॉ के विद्यार्थी थे वे रैगिंग लिया करते थे। हमारे साइंस के विद्यार्थियों ने कहा मेजॉरिटी में हम हैं और ये इस तरह से हमको तंग करते हैं, तो रैगिंग के खिलाफ अपने को मुहिम चलानी चाहिए जी। तो रैगिंग के खिलाफ मुहिम चलाई और विद्यार्थियों ने मुझे ही छात्र संघ का अध्यक्ष चुन लिया और उसके बाद में फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोच लिया कि हमको इस लाइन में जाना है, तो मैंने रामपुरिया महाविद्यालय में लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स का पद ग्रहण किया और दिमाग में ये रखा कि मुझे चुनाव लड़ना है और जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा करनी है। मुझे याद है दिसंबर सन 1979 में जी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को बिना वजह जेल भेज दिया। तो उस समय मैंने सोचा कि इंदिरा जी को जो जेल भेजा गया है वो गलत भेजा गया है, मुझे भी गिरफ्तार होना चाहिए। तो आल्सो हैड बीन टू जेल विद 100 of youth ड्यूरिंग जेल भरो आंदोलन व्हेन एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड बीन टू जेल। और जेल के बाद हमको कहा गया माफ़ी मांगो। मैंने कहा हमने कोई अपराध किया नहीं, हमने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया है। हमको बाइज्जत बिना किसी उसके छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। लेकिन उसके ठीक 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और मुझे टिकट मिल गया। मैं उस समय PhD कर रहा था। आई वॉज डूइंग PhD ऑन द यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल फाइनेंसेज बाय फार्मर्स इन राजस्थान। इट वॉज ए स्टडी ऑफ एरिड जोन इंक्लूडिंग बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड एरिड पार्ट ऑफ राजस्थान। तो मैंने उसको वहीं पे बंद कर दिया, एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि मैं तो जैसे ही 80 में MLA बना, 81 में उप मंत्री शिक्षा बना, 82 में राज्य मंत्री शिक्षा बना, तो मैंने कहा मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ और मैं PhD लूँगा तो लोग कहेंगे कि अपने इन्फ्लुएंस से ले लिया। तो मैंने उसको PhD को रख दिया था। जब मैं 1993 में चुनाव हार गया था, चौथा चुनाव, तब मैंने वापस दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया और PhD मैंने हासिल की। तो इस तरीके से मेरा ये सफ़र राजनीति का आया कि मुझे रैगिंग के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे उसी लाइन में मैं आगे बढ़ते गए और वहीं से शुरुआत होगी और सफ़र आगे बढ़ता रहा। अब शिक्षा विभाग की बात करें, पहले भी आपको शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और क्योंकि कैबिनेट में आने के बाद CM के ऊपर होता है कि वो किसे कौन सा विभाग सौंपे और बदलाव भी होते रहते हैं। एक बार फिर से शिक्षा विभाग की कमान सौंपी। विभाग की हम बात करें, कामकाज को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जिन पर अभी फोकस करना ज़रूरी है या उस पर आपका फोकस है? देखिए, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें जितना काम करो उतना थोड़ा होता है। आपने देखा होगा कि अभी रीट की परीक्षाएं हुई, बहुत सकुशलता से हो गई। 46,500 पदों को भरना है और उसका जो सेकंड लेवल है उसकी परीक्षाएं भी हम बहुत शीघ्र आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको बेरोज़गारों को रोज़गार देने की जो समस्या है उसको हम फेस कर रहे हैं और बराबर उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर 10,000 हम इंग्लिश मीडियम में टीचर्स की भर्ती करेंगे। कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती के लिए हमने परीक्षाएं ले ली, उसका रिजल्ट आ चुका है। लगभग 6,700 शारीरिक शिक्षकों के पद भरने हैं, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के पद भरने हैं। करीब 1 लाख लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत शिक्षा विभाग के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, अथवा जो अधीनस्थ कर्मचारी आयोग अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग
इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको कोऑर्डिनेशन करना, उसके साथ तालमेल बिठाना, ये सब काम शिक्षा विभाग कर रहा है। दूसरा काम ये है कि इंग्लिश मीडियम के जो हमारे स्कूल हैं उसका स्टैंडर्ड बनाए रखना, इसके लिए भी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। और बहुत शीघ्र हम अभी 750 स्कूलों को हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि गरीब घर के बच्चे, आम घरों के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर, एसपी बने और अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जाकर के आगे बढ़े। आप देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में 10,000 से लेकर के और करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपये सालाना फीस लगती थी, हम मुफ्त में निःशुल्क इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि विद्याधर नगर जयपुर की एक स्कूल में 30 सीटें थी और 2600 जो है अभ्यर्थियों ने, उसके लिए विद्यार्थियों ने अप्लाई किया और उसमें 30 विद्यार्थियों का प्रेस के सामने लॉटरी से हमने सिलेक्शन किया। तो ये अपने आप में सरकारी स्कूलों के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि आज लोगों का शिक्षा में सरकार की स्कूलों में विश्वास बढ़ा है और प्राइवेट स्कूलों का नामांकन कम हुआ है। हमारे पिछले 2 सालों में लगभग 18 लाख नए नामांकन सरकारी स्कूलों में आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और ये दर्शाता भी है कि वो सरकारी स्कूल की छवि वैसी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, निश्चित काफी बदला है। आपने जब से कमान संभाली, एक बात चर्चाओं में रहती है, लोग बात भी करते हैं कि शिक्षा विभाग का कायाकल्प हुआ है, काया पलट हो गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीडी कल्ला की जोड़ी है जो कमाल कर रही है। क्या आपको खास लगता है सीएम के, क्योंकि विभाग मिलने के बाद पूरी तरह से छूट रहती है मंत्री को भी, कई बार दिक्कतें भी आती है, तो क्या आपने किसी तरह की दिक्कत फेस की या फिर आपने जो रखा बात वैसे चीजें होती है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 2 चीज़ों पे प्रमुख रूप से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके अंतर्गत दवाई फ्री, जांच फ्री, 10 लाख तक का इलाज फ्री, और उसके बाद महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, साधारण घरों के लोग जो है उच्चतम गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसके लिए हमको कभी कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो बजट मांगा हमको मिला। हम बहुत शीघ्र बाल गोपाल योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों में मिड डे मील के साथ सप्ताह में 2 दिन हम दूध की आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा हम आने वाले समय में बच्चों को निःशुल्क पोशाक वितरण कर रहे हैं। ये दोनों कार्यक्रम भी आप देखेंगे कि अगले 5-7 दिनों में शुरू हो जाएंगे और पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, उसमें भी हमारे विभाग का काफ़ी बड़ा रोल रहा। 30 लाख लोगों ने भाग लिया। अभी बहुत शीघ्र ही राजस्थान में हम सांस्कृतिक ओलंपिक शुरू कर रहे हैं एक तरीके से। उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, ये मिल करके योजना बना रहे हैं ताकि लोगों में एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति रुझान बढ़े और बच्चों का एक तरीके से सामूहिक और संतुलित विकास हो सके। बिल्कुल, आपके बारे में काम को लेकर तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बात और चर्चाओं में रहती है, जैसे कि हमने भी सुना है कि आध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं। आध्यात्म से जुड़ाव की कैसे जुड़ना हुआ, क्योंकि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वक्त कैसे निकालते हैं? देखिए, मैं जब टूर पे होता हूँ तो पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, और जब मैं अभी पिछले दिनों में 4 साल पहले चुनाव हारा हुआ था तो मैं इससे ज़्यादा व्यस्त था। 8-10 घंटे 12 घंटे तक किताबें पढ़ता था, उपनिषद, वेद, पुराण, अन्य धर्मों के ग्रंथ वगैरह। तो उससे, जैसे मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि ओम जो है वो भारत के सभी धर्मों को जोड़ता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, गायत्री मंत्र के आगे ओम। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके आगे ओम नहीं लगता। जैसे आज नमोकार मंत्र है, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उज्जायाणम, ओम नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाम जसभ्यसी वडमम हवई मंगलम। ये नमोकार मंत्र हो गया, ओम आगे लगा। इसी प्रकार बौद्ध धर्म जो है, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम, ओम संगम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा सिख धर्म है उसमें भी एक ओकार, ओमकार जो है, सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर ओमकार ही लिखा हुआ है। तो ये ओम जो है भारत के सभी धर्मों को एकीकृत करता है।
एक करता है कि हम सब ओम से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीजें मैं खुद रिसर्च करता रहता ये हूँ। अभी कुछ इसी सालों में प्रकार हुआ या शुरुआती दौर से शुरू आपसे से ही जुड़ा? मेरी रुचि रही है रुचि कि रही है, मैं अनेकता में एकता को कैसे खोजूं, धार्मिक सहिष्णुता कैसे बढ़े, पंथ निरपेक्षता की बात हमारे संविधान में लिखी हुई है, इसको कैसे सिद्ध करें। आप देखिए कि कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें दीप प्रज्वलन नहीं होता। कोई मोमबत्ती के माध्यम से करता है, कोई दियाबाती के माध्यम से करता है। तो आप देखिए अजमेर में भी दरगाह शरीफ पे चरागों का वक्त होता है, उसमें लोग वहाँ दरगाह शरीफ पे जाते हैं। हमारे यहाँ भी सायंकाल का जो गोधूली बेला का वक्त होता है उसमें लोग दीप जलाते हैं। तो दीप प्रज्वलन सब जगह, अगरबत्ती सब जगह, सब धर्मों में जलाते हैं। और सभी धर्म सिखाते हैं परोपकार करें, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को मैं खोजता रहता हूँ जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो सबके लिए लागू होती है। आज कोई हमारे यहाँ कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गीता में भी लिखा है अहिंसा सत्यमा क्रोधा त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुतुम मार्दवम हीरचापदम। जिसका सत्य में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता है और जो त्यागी है और जिसका शांति में विश्वास है, उसको अपना कोई दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं मानता, उसको कहते हैं पैशुनम। और जिसका जीव मात्र पर दया का भाव है, अर्थात पशु पक्षी प्रकृति और मानव मात्र सब पे जिसका दया का भाव हो और जो किसी चीज़ का लोभी नहीं है, न धन का लोभ है, न सत्ता का लोभ है, न राज का लोभ है, ऐसे व्यक्ति को। और कल्ला जी यही बातें हैं, यही आपकी रुचि जो आपको बाकी लोगों से अलग भी बनाती है। अब अगर बात करें शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी आपने बात पहले भी संभाली थी, अभी भी थर्ड ग्रेड टीचर्स को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं आपसे। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या है उसका रोड मैप? स्थानांतरण नीति मैंने बनाकर डीओपी को सौंप दी थी। डीओपी ने ये कहा है कि अन्य राज्यों में इस संबंध में क्या व्यवस्था है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम अन्य राज्यों से उनकी स्थानांतरण नीति को मंगा रहे हैं। और जैसे ही वो नीति आएगी हम पुनः डीओपी को एक नए रूप में अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे। फिर डीओपी को डिसाइड करना है कि वो उसको अनुमति देते हैं। ये इसी वजह से ये अटक रहा है, इसी वजह से इंतजार बढ़ रहा है। वैसे देखो थर्ड ग्रेड के टीचर्स की जो सीनियरिटी होती है वो जिले स्तर पर होती है और बीजेपी के राज में भी चुनाव से पहले इन्होंने कुछ ट्रांसफ़र किए थे, बाकी इन्होंने नहीं किए थे। तो हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि हम लोग स्थानांतरण नीति बना करके जैसे ही बना के देंगे उस समय जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं जिनकी बहुत जो असाध्य रोगों से ग्रसित है, कैंसर है अथवा एकल महिला है अथवा कोई बहुत प्रशासनिक कारण है, उस आधार पर करेंगे और नीति बनाकर करेंगे। 1 साल का क्योंकि वक्त अभी बचा हुआ और ऐसे में उम्मीदें और ज़्यादा इनकी बढ़ जाती हैं। क्या माना जाए कि कुछ महीनों में ये हो पाएगा या अभी कितना वक्त लगेगा नहीं कह सकते? जैसे ही अन्य राज्यों की नीतियां हमारे पास आ जाएगी हम उस दस्तावेजों के साथ उनको प्रस्तुत कर देंगे और डीओपी जैसे ही परमिशन देगी वो काम भी कर दिया जाएगा। अब तो वैसे भी मिड सेशन आ गया है, आप जानते हैं कि 6 मई का वक्त आ गया है। बिल्कुल। बीडी कल्ला जी, चर्चा ये हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी लगातार बने हुए हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। विभाग बेहद अहम है और बहुत तेजी से आप लोग काम भी कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में, सीएम के नेतृत्व में काम हो रहा है। लेकिन इस विभाग में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था सीएम के सामने शिक्षकों ने ये कबूल किया था, स्वीकार किया था कि तबादले के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। इसको बदलने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? कब करप्शन का जो परसेंटेज है कम होगा इस वजह? मैं तो देखो आज से 41 साल पहले जी इस राज्य में उप मंत्री बना, फिर राज्य मंत्री बना, कैबिनेट मिनिस्टर बना और मेरे ख्याल में मेरे पास ये समझे एक वक्त तो ऐसा था 98 से 2003 के बीच में शिक्षा, चिकित्सा, स्वायत्त शासन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे विभाग, IGNP, CAD, कॉलोनाइजेशन, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, 17 विभाग थे। और मैं पूरे राजस्थान को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई राजस्थान का बंदा ये कह दे कि इन 41 वर्षों में बीडी कल्ला को रिश्वत दे के
वो आया है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। इतना ज़्यादा असेंबली में भी मैंने एक बार ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि बीडी कल्ला को कोई 5 रुपए की रिश्वत दे के आया है या ट्रांसफ़र के बदले में कोई मिठाई भी दे के आया है तो मैं अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत पारदर्शिता के साथ काम करता हूँ और पारदर्शिता निभानी भी चाहिए। जो आदमी राजनीति में आता है उसको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि उसका मोटो सर्विस मोटो होना चाहिए। वो सेवा के लिए आया है और उसको लोगों की समस्याओं को हल करना है। इसीलिए मैंने हमेशा जब मैं राजनीति में आया था तो मेरे पिताजी ने कहा था मेरे नाम पे बट्टा मत लगाना, तो मैंने आज तक अपनी चादर पे दाग नहीं लगने दिया है और न लगने दूंगा। बिल्कुल, पहले कभी है क्योंकि एक बार भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि मंत्रालय है सबके पास रहते हैं, किसी के साथ हुआ भी हो, लेकिन आपने जो बातें कही कि लोग अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, लेकिन आज के वक्त में राजनीति तो इसलिए कहते हैं कि बहुत गंदी हो गई है। आम जन सोचता है कि बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कुछ होगा नहीं। यही वजह है कि रिश्वतखोरी भी हर विभाग में, हम सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पर रोक लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? वो सबके लिए मैसेज होगा। देखिए क्या है, जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को ईमानदारी से, दीनदारी से, वफादारी से और सेवा भावना से काम करना चाहिए। आप खुद सुधर जाओ, सब सुधर जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि और इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि रिश्वत लेने वाले तो बुरा है ही है, रिश्वत देने वाला भी बुरा है। वो क्यों देता है? अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला बुरा है। इसलिए इस प्रथा को रोकने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे लोगों की जो है भ्रष्टाचार विभाग को शिकायत करनी चाहिए कि भाई यहाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा, ताकि उसको पकड़ा जा सके और उसको मतलब क्या है कि कानून के अनुसार सजा दी जा सके। बिल्कुल, भर्ती परीक्षाएं बहुत होती है। रीट का भी जब इससे पहले हुआ था तो किस तरह से पेपर लीक होना, बाद में भी कई एग्जाम हुए, कई तो बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए, लेकिन ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं कि पेपर लीक हो जाता है दोबारा या फिर कोर्ट में भर्ती अटक गई। आपको क्या लगता है इसके आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें ना हों, उसके लिए कितना फोकस है सर? देखिए, जब रीट का पेपर आउट हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सख्त कानून लाएंगे। वो कानून आ चुका है। उसमें 10 साल से ऊपर तक की सज़ा है और बहुत बड़ा जुर्माना उसमें लगाया गया है और उनकी संपत्ति को कुर्क करने का इनका। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई समझदार व्यक्ति को ऐसी हिमाकत करेगा नहीं, और करेगा तो उसको कानून के अनुसार सज़ा दी जाएगी। बहुत सख्त कानून बना है और मैं समझता हूँ उसके बाद रीट की जो परीक्षा हुई वो बहुत सफलतापूर्वक सबके सहयोग से हो गई। और हम लोगों का तो ये हमेशा नज़रिया ये रहता है कि परीक्षाओं में इनमें हमारी जो भी परीक्षा कराने वाली संस्था है उसको पूरी स्वायत्तता दी जाए, और जब पूरी स्वायत्तता दी जाएगी तो निश्चित रूप से इम्तिहान जो है बहुत ही पारदर्शिता से और ढंग से हो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा बेहद अहम है, राहुल गांधी ला रहे हैं और राजस्थान में भी आने वाली है। राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जो बनाएगी उसमें आप भी शामिल हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप देखते हैं या फिर सरकार देख रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में कामयाबी मिले? देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने जो शुरुआत की है उसका मकसद ये है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना और 36 कौमों को लेकर जो आज़ादी का आंदोलन चला था जिसमें अनेकता में एकता का दिग्दर्शन हुआ था। आज भी आज़ादी की रक्षा के लिए हम सब लोगों को मिलकर अनेकता में एकता का प्रदर्शन देना होगा, तब जाकर के हमारा देश एक रहेगा और लोकतंत्र की रक्षा होएगी। क्योंकि केंद्रीय सरकार में बीजेपी ने आने से पूर्व ये कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, रसोई गैस सस्ती करेंगे। आज रसोई गैस जो है 400 से 1000 रुपये हो गई। डीजल और पेट्रोल जो है 100 रुपये को पार कर गया। डॉलर को सस्ता करेंगे, डॉलर 82 रुपये को पार कर गया। तो ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज 7 वर्ष में 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसी प्रकार आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, वो भी नहीं आए। तो जनता जो है अब समझ रही है और राहुल गांधी जी जो जनता के बीच में जा रहे हैं उन बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। समर्थन भी लोगों का मिल रहा है क्योंकि जो भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है। लेकिन कांग्रेस को कितना फायदा इस भारत जोड़ो यात्रा से मिलेगा? जिस तरह से कांग्रेस 2 राज्यों में सिमट गई है और ऐसा लगे कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात विपक्ष मतलब केंद्र में भी कही जाती है या प्रदेश का विपक्ष कहता है। वो एक ऐसी संस्था है जो आज़ादी से लेकर अब तक
गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में फैली हुई है। हमारी विपरीत पार्टी जो है धर्म के नाम पर लोगों को ठग रही है। गणेश जी को दूध पिला दिया, हमको वोट दो। गणेश जी को दूध पिला सकता है कोई? गणेश जी तो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट है, सर्वशक्तिमान है, सभ्य व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, लेकिन लोगों को ठगते हैं। मैं कई बार हमारे बीजेपी के साथियों से पूछता हूँ कि आरती कैसे करते हैं, नहीं पता। धर्म की क्या परिभाषा है, नहीं पता। मैं पूछता हूँ हिंदू की क्या परिभाषा है, तब कहेंगे अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहने वाले हिंदू हैं। किताबें पढ़ते नहीं हैं, उनको पता। हिंदू की परिभाषा करपात्री जी ने दी थी, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन वो कभी पढ़ते नहीं हैं। मैं कभी बहस होगी आपके सामने तो बताऊंगा कि हिंदू की परिभाषा क्या है। लेकिन हमेशा धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि उनको ये बताना चाहिए कि हमने आर्थिक विकास क्या किया, लोगों की गरीबी को दूर करने में क्या काम किया। मुद्दों पर बात नहीं करते, केवल मात्र कभी 80-20 की बात करेंगे। ये कोई चुनाव लड़ने का तरीका नहीं। ये कई बार चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि महंगाई से उनकी जेब खाली हो रही है। राज्यों के चुनाव तो है ही अभी, हिमाचल और गुजरात, लेकिन अगर हम उपचुनाव की बात करें, सरदार शहर की बात करें, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये सीट तो हमारे पास ही आनी है। इसकी क्या मुख्य वजह है? क्योंकि विपक्ष बोल रहे हैं कोई काम हुए नहीं और 1 साल में हम मौका देंगे तो हम करके दिखाएंगे। प्रत्याशी अनिल शर्मा जी ने जब पर्चा भरा था तो मैं वहाँ गया था और मैंने देखा लोगों में बहुत जोश है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और जो अनिल शर्मा है वो, भंवरलाल जी भी बहुत समाज सेवी थे, लेकिन कई बार वो थोड़ा एकदम एग्रेसिव हो जाते थे, लेकिन ये बहुत शांत स्वभाव का है, सेवाभावी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 7 बार इनके पिताजी जीते हैं, 8वीं बार उनका बेटा अनिल जीतेगा, क्योंकि वो भी सेवाभावी व्यक्ति है। उसने वहाँ पे स्कूल खुलवाने में, चिकित्सालय खुलवाने में, पीजी कॉलेज खुलवाने में प्रभावी भूमिका निभाई है और गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में पानी पहुँचाया है। इस कारण से अनिल शर्मा की पॉपुलैरिटी है और वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें, क्योंकि 1 साल का वक्त है, तेजी से काम भी सरकार कर रही है, लेकिन सरकार वापसी की बातें कांग्रेस कह रही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसका मुख्य आधार क्या है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहे हैं कि जनता भी जानती है, कांग्रेस में ही एकजुटता नहीं है, लगातार गतिरोध है, तो ऐसी सरकार दोबारा क्यों जनता चुनेगी? कांग्रेस में तो गतिरोध है नहीं, लेकिन बीजेपी में सब जानते हैं कि सतीश जी, वसुंधरा जी, राजेंद्र जी राठौड़, गजेंद्र सिंह जी, ओम माथुर जी, पता नहीं कितने कितने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की बात है ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी कोई बात कहता है लोकतांत्रिक तरीके से बात करता है, पार्टी उसका समाधान करती है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं किसानों के लिए, मजदूर के लिए, आज कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ मतलब दुग्ध पालन है तो 5 लीटर रुपए सब्सिडी उस दुग्ध पालक को हम दे रहे हैं। इसी प्रकार कोई गेहूं पैदा कर रहा है तो 100 रुपये क्विंटल सब्सिडी दे रहे हैं। कोई उद्योग लगाना चाहता है तो 5 साल तक बिना लाइसेंस के उद्योग लगा सकता है। कोई किसान वेयर हाउसिंग का गोदाम बनाता है या कोल्ड स्टोर बनाता है तो उसको 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख की सब्सिडी। इसमें तो गल्ला साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो योजनाएं लेकर आए, जो फायदा पहुंचाने की बात है, और यही आधार आप लोग बना रहे हैं कि हमें जनता दोबारा चुनेगी। लेकिन आपने कहा कि हमारे बीच में कोई गतिरोध नहीं है, तो फिर आए दिन मंत्री के खिलाफ बोलता है, कभी विधायक नाराज हो जाता है, कभी कोई सीएम के खिलाफ बोलता है, तो यही चीजें तो दर्शाती है कि आपसे जो सामंजस्य होना चाहिए वो है नहीं, या नाराजगी की वजह से ऐसा हो जाता है। क्या ये सब कुछ कंट्रोल में है कांग्रेस में? कोई व्यक्ति कुछ बात कह देता है तो उसको गतिरोध नहीं मानना चाहिए। और लोकतांत्रिक तरीके से उसने कोई बात कही है। बाकी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में बीजेपी के माध्यम से सरकार को कमजोर करने की जो साजिश की गई थी वो फेल हो गई और सारे लोग एकजुट रहे। तो बीजेपी में एकजुटता नहीं है, लेकिन वो क्या अपनी एकजुटता को दर्शाने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। 4था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया शिक्षा विभाग ने आपके नेतृत्व में, किस तरह का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा? देखिए, हमने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सामूहिक देशभक्ति के गीत गा के 12 अगस्त को बनाया। फिर 2 अक्टूबर को हमने सामूहिक प्रार्थना सभा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें शिक्षा के बढ़ते कदम, जिसमें हमने 1,33,00,000 लोगों की परीक्षाएं ली और उनका एक तरीके से डिजिटल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस के माध्यम से परीक्षा करवाई और उसके माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तीसरा। और आज 4था वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, चेस जो है, हर तीसरे शनिवार को, हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैक्स डे के दिन
60,000 स्कूलों में एक साथ लोग चेस खेलेंगे, इस बात का रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हम लोग नए नए नवाचार करते रहेंगे, ताकि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो लोग मोबाइल गेम खेलते हैं, जो लोग मोबाइल गेम के अलावा वीडियो गेम खेलते हैं, जिससे रेडिएशन के कारण उनकी आंखें खराब हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाती हैं, ये जो स्किल का गेम है, दिमागी गेम है, इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी प्लानिंग करने की शक्ति बढ़ेगी और उनका मन मस्तिष्क विकसित होगा और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क काम करेगा। इस कारण से चेस का गेम हमने शुरू किया है और ये अच्छा सुखद रिजल्ट देगा विद्यार्थियों के लिए। बीडी कल्ले जी, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, जैसे प्रदेश में शिक्षा के स्तर को आप लोग बढ़ा रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों के दूसरे विकास, दूसरे स्किल डेवलप की बात कर रहे हैं, खेल के माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से, वो हो और उसका परिणाम भी बहुत जल्दी प्रदेश में नजर आए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, जिन्होंने बेबाकी से बात रखी, खासतौर से कांग्रेस की बात हो, सरकार की बात हो या शिक्षा विभाग की बात हो। हालांकि जो थोड़ी बहुत कमियां हैं या फिर जो थोड़ी बहुत ज़रूरतें हैं जिसका इंतजार भी किया जा रहा है, वो फैसले भी बहुत जल्द लिए जाएंगे। चलिए, इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।